नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है अनोखी चाहत। दोस्तों, ये इस कहानी का दूसरा भाग है। कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला भाग अवश्य देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। अथर का करारा जवाब सुनकर सुमित्रा जी की तो बोलती बंद हो गई थी और श्वेता के तो जैसे अरमानों पर ही पानी फिर गया था। लेकिन वो भी कम नहीं था। वहीं अब तक मालती जी भी हाथों में थाल और कलश लिए आ गई और गेट के पास जाकर उन्होंने दोनों की आरती उतारी। वैसे तो अथर को यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन वो दादाजी की वजह से जो हो रहा था वो देख रहा था। अब रिद्धा भी रस्म करके मेंशन के अंदर आ गई थी और सब लोग सोफे पर बैठ गए और सुमित्रा जी, श्वेता ने, नकुल तो वहाँ मन मार कर बैठे थे। उन्हें तो अभी तक अथर के शादी कर लेने की बात ही हजम नहीं हो रही थी। दादाजी रिद्धा को देखकर बोले, चलो बेटा, मैं तुम्हें सभी फैमिली मेंबर से मिलवाता हूँ, तो मेरे बारे में तो पता चल ही गया होगा। मैं अथर का दादा हूँ और अपनी बेटा बहू की ओर इशारा करते हुए, इनसे मिलो, ये तुम्हारी चाची सास है, और नकुल की ओर देखकर, ये तुम्हारा इकलौता देवर है। नकुल और श्वेता इनके मामा की लड़की है और तुम्हारे चाचा ससुर अभी काम पर गए हुए हैं। बस इतनी छोटी सी फैमिली है हमारी, और अब से तुम्हारी भी। इस शादी से सिर्फ दादाजी ही खुश नजर आ रहे थे और सभी के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। ये चीज़ रिद्धा ने भी नोट करी थी। ऐसे ही उन्हें बातचीत करते हुए आधा घंटा बीत गया। अथर ने रिद्धा को इशारा कर सोफे से उठकर बोला, अच्छा दादाजी, अब हम दोनों चलते हैं, फिर कभी आएंगे। दादाजी, अथर बेटा, केवल एक दिन के लिए ही सही हमारे पास रह जाओ। वहाँ तो तुम हमेशा रहते हो। अपनी ना सही तो बहू की समझ कर रुक जाओ। वो वहाँ अकेली रहेगी, तुम तो काम से चले जाओगे। वो वहाँ पर अकेली बोर हो जाएगी, लेकिन बहू तो बोरे होती होगी ना। सिर्फ एक दिन की ही तो बात है अथर। लेकिन दादाजी, ये कोई एक दिन की बात नहीं है, उसे मेरे साथ रहना है, तो ये सब एक्सेप्ट करना भी पड़ेगा। दादाजी लास्ट हथियार अपनाते हुए, ठीक है, तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो ना? चलो कोई बात नहीं, मैं बहू को ही अपने पास रख लेता हूँ। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो और मैं अपनी बहू से सेवा कर लूँगा। रिधा की ओर देखकर, क्यों बेटा, करोगी ना मेरी सेवा? रिधा, जी दादाजी। अथर, अपने गुस्से को कंट्रोल कर। ओके फाइन, हम केवल आज रात के लिए यहाँ रुक रहे हैं, सुबह होते ही चले जाएंगे। वैसे ही हमारा यहाँ रहना किसी को पसंद आए या ना आए, सुमित्रा जी को टोंट मारने के उद्देश्य से बोलता है, और ये बात वो बखूबी समझ गई थी। रात के समय अथर के चाचा जी मोहित भी घर आ गए थे। अथर के चाचा जी ऑफिस से अपने घर आ गए थे और वो भी रिधा से मिले और उन्हें भी रिधा बहुत पसंद आई और उन्होंने उसे खूब आशीर्वाद दिया। वो अपनी बीवी बच्चों के उलट शांत और सुलझे हुए इंसान थे और वो अथर को भी अपने बेटे जैसा ही प्यार करते थे। फिर सभी रात का डिनर करते हैं और अथर रिधा को अपने साथ लेकर अपने कमरे में आ जाता है। ये कमरा भी बहुत बड़ा था और सफ़ेद रंग से पेंटेड था और इसमें एक साइड क्लोजेट रूम था और सफ़ेद रंग के पर्दे थे। अथर आज न जाने कितने महीनों बाद अपने रूम में आया था, वरना तो वो सिर्फ नीचे से ही दादाजी के हालचाल पूछकर चला जाता था। अथर, तुम दादाजी और चाचू के अलावा किसी से बात नहीं करोगी, समझी? रिधा हाँ में सिर हिला देती है। रिधा, वो हमें वॉशरूम यूज़ करना है, कहाँ पर है आप बता दीजिए। तो अथर उसे एक साइड करके इशारा करता है और रिधा सिर हिलाकर चली जाती है और 5 मिनट बाद वो बाहर आती है तो देखती है अथर अभी परेशान सा खड़ा हुआ यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहा था। वो रिधा को बाहर आया देखकर उसके पास आया और रिधा को मौका दिए बिना ही उसे दीवार से सटा देता है। रिधा उसके लेफ्ट साइड से निकलने को हुई तो वह उस साइड अपने हाथ रख देता है और जब राइट साइड से जाने को हुई तो वो वहाँ पर भी हाथ रख देता है। अब रिधा के पास निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था और वो अथर के बीचों बीच फंसी थी। वो अथर को डांटते बोली, यह आप क्या कर रहे हैं? हमारा रास्ता छोड़िए, हमें जाना है, नींद आ रही है, हमें सोना है। अथर, ऐसे कैसे?
पहले मेरे सवालों का जवाब तो देती जाओ। तुमने दादाजी को हाँ कैसे करी? क्या मैंने तुम्हें इसकी परमिशन दी थी? आंसर मी। रिधा, वो हमारे लिए बड़े हैं और बड़ों की बात कभी नहीं टालनी चाहिए। अथर गुस्से से रिधा की बाजुओं को कसकर पकड़ते हुए, मैंने ये कहा है कि क्या मैंने तुम्हें इसके लिए इजाज़त दी थी? रिधा, नहीं, पर आप ये क्यों कर रहे हैं? हमें हर्ट हो रहा है और इसमें हमारी क्या गलती है? हमारा नेचर ही ऐसा है कि हम किसी को मना नहीं कर पाते हैं। अथर, ओ रियली? तो तुम अपनी ये आदत बदल लो। अंडरस्टैंड? रिधा, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ किस लिए कर रहे हैं? आप तो शादी करने के बाद पूरे ही बदल गए हैं। कैसा बिहेव कर रहे हैं? हमारे तो समझ ही नहीं आ रहा है। अथर, मैं बदला नहीं हूँ, बस तुम्हारी नज़रों का फेर है। मैं तो शुरू से लेकर आज तक एक निर्दयी इंसान हूँ और आगे भी ऐसा ही रहूँगा, और तुम भी मुझे नहीं बदल सकती हो। और रिधा के हाथ छोड़ देता है। और मेरी एक ही पहचान है, द हार्टलेस माफिया, अथर राणा। रिधा को अथर की बातें सुनकर बहुत ही बुरा फील होता है और उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह किसी तरह से उन्हें बहने से रोक लेती है। हम सच में बहुत बुरे हैं, सब हमसे नफरत करते हैं, पहले चाचा चाची और अब ये भी। आखिर क्यों? हमारे नसीब में प्यार नहीं लिखा है? किसी का क्या बिगाड़ा है हमने? पहले हमारे मम्मी पापा हमें छोड़कर चले गए, हमें नहीं जीनी ऐसी ज़िंदगी। एक प्यार ही तो मांगा था हमने, लेकिन हमारे नसीब में वो कहा हमसे कोई प्यार नहीं करता। आप भी नहीं करते भगवान। वो इस वक्त अपने आप को सबसे लाचार समझ रही थी। अथर वहाँ से बाथरूम में चला गया था। रिधा अपना मल हल्का करने बालकनी में चली जाती है और ठंडी हवा को महसूस करने लगती है। इस वक्त आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। तभी उसे निहारिका का ख्याल आया, घर में सब कुछ ठीक तो रहा होगा ना? रिधा के फ़ोन करते ही निहारिका फ़ोन उठा लेती है। रिधा, हेलो निहारिका, सब ठीक है क्या? वो लोग तुम्हें परेशान करने तो नहीं आए ना दोबारा? घर पर सब ठीक है ना? हमें बहुत टेंशन हो रही थी, इसलिए सोचा फ़ोन करके पूछ लेते हैं। निहारिका, डोंट वरी दीदी, अब कोई हमें परेशान नहीं करेगा। आपको पता है वो सारे गुंडे अब पुलिस के हवाले हैं। मुझे तो ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी और मैंने आपको फ़ोन भी किया था, लेकिन आपने उठाया ही नहीं। रिधा, हाँ, वो हम कुछ काम में बिजी होंगे इसलिए नहीं ध्यान दिया होगा। और ऐसे ही वो दोनों कुछ देर बात करती रहती हैं। अथर ने रूम में आकर देखा तो रिधा नहीं थी और उसने इस पर गौर भी नहीं किया। थोड़ी देर में उसे प्यास लगी, उसने देखा वहाँ पानी नहीं था, इसलिए वो पानी लाने नीचे आया। वहाँ श्वेता भी थी और उसने इस वक्त स्टेप वाली नाइटी पहनी हुई थी। अथर उसे इग्नोर करते हुए जाने लगा तो श्वेता उसका रास्ता रोकते हुए बोली, आखिर क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो तुमने उस 2 टके की लड़की से शादी कर ली? उसमें ऐसा है ही क्या? एकदम बहन जी टाइप लगती है। अथर, जस्ट शट अप। तुम जिसके खिलाफ अनाप शनाप बक रही हो ना, भूलो मत वो मेरी बीवी है। और मेरा दिमाग सटक गया ना तो सोचो तुम्हारा क्या हश्र होगा। इसलिए मेरा रास्ता छोड़ो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लीव इट। श्वेता, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अथर, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हें सारी खुशियाँ दूंगी जो वो लड़की भी तुम्हें नहीं दे सकती है। और वो अथर के गले लग गई। अथर इसे संभल नहीं पाया और उसके साथ ही गिर गया। और ये सब श्वेता ने जानबूझकर किया था, क्योंकि उसने रिधा को रेलिंग से टिक कर खड़े होते हुए देख लिया था और वो उसे जलाने के उद्देश्य से अथर के गले लिपट गई थी। और हुआ भी ऐसा ही। रिधा उन्हें ऐसे देखते ही वहाँ से गुस्से में चली गई और बेतहाशा रोने लगी। आखिर एक ही दिन में आपके कितने रंग देखने को मिलेंगे अथर जी? वहीं अथर उठकर खड़ा हुआ और उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे और श्वेता के खड़े होते ही उसने एक जोरदार तमाचा श्वेता के गालों पर जड़ दिया। आज के बाद से मेरे पास भी आने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा हाल करूँगा तुम्हारा। निकलो यहाँ से। और वो गुस्से में वहाँ से चला गया। और वहीं श्वेता आंखों में गुस्सा लिए अथर को जाते हुए देखती रही। अथर ने रूम में आकर देखा कि रिधा सोफे पर सुकड़ी हुई सी सो रही थी। वो उसके पास आया और उसका चेहरा सीधा किया तो देखा उसके गालों पर आंसुओं के निशान बने हुए थे। ये रो क्यों रही थी?
कहीं मेरी वजह से तो नहीं। अब तो ये सो गई है, कल पूछूंगा। और रिधा को अपनी गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद भी दूसरी साइड आकर लेट गया और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। उधर दूसरी तरफ नकुल का कमरा। सुमित्रा जी, नकुल और श्वेता तीनों इस वक्त उस रूम में मौजूद थे और सुमित्रा जी बहुत गुस्से में थी। उस सतर की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को मारने की। श्वेता के गालों पर हाथ रख कर, तुम चिंता मत करो, हम उसका भी कुछ करेंगे। श्वेता, नहीं बुआ, मुझे सिर्फ और सिर्फ अथर चाहिए। उसको पाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगर उस लड़की को मारना पड़े तो वो भी। आखिर वही मेरे और अथर के बीच कांटा बनकर आई है, तो उसे तो दूर करना ही पड़ेगा। फिर अथर मेरा होगा। और वो पागलों की तरह हंसने लगी। सुमित्रा जी कुछ बोलने को हुई कि बीच में नकुल बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी श्वेता। वो लड़की तुम्हारे और अथर के बीच नहीं आ पाएगी। वो लड़की मुझे पसंद आ गई है, मैं उसे प्यार करने लगा हूँ। एक ही नज़र में मुझे उससे प्यार हो गया तो मैं उस लड़की को अपने पास रखूँगा। मैंने उसके जैसे प्योर ब्यूटी आज तक नहीं देखी, एक भी दाग नहीं है। आई लाइक हर। सुमित्रा जी, अब तुम क्या बकवास करने लगे नकुल? भूलो मत, तुम लोग जो सोच रहे हो ना वो कभी नहीं होगा। तुम लोग अतर को कम आंक रहे हो। वो बहुत पहुंची हुई चीज़ है। एक बार कोई उसके खिलाफ चला जाए ना, वो फिर उसे मौत के ही दर्शन करवाता है। हो सके तो संभल जाओ, अभी भी वक्त है। अथर बहुत शातिर दिमाग का इंसान है। अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया तो तुम दोनों के साथ मुझे भी नहीं छोड़ेगा। इसीलिए आखिरी बार कह रही हूँ, कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 100 बार सोच लेना। तुम्हारे पापा वेट करते होंगे, चलती हूँ, नहीं तो वो यहाँ पहुँच जाएंगे। और वो वहाँ से चली गई। उन दोनों ने ही सुमित्रा जी की बात पर गौर नहीं किया और अपना अपना प्लान बनाने लगे अथर और रिधा को पाने का। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जब अथर को उनका सच पता चलेगा तो वो दोनों का क्या हाल करेगा। अथर गलती करने वालों को एक ही सजा देता था और वो थी मौत, सिर्फ मौत। इसी कारण उसका दबदबा पूरे मुंबई में था। उसका नाम ही काफ़ी है लोगों में खौफ पैदा करने के लिए। अगली सुबह रिधा की आँख खुलती हैं तो वो अपने आप को बेड पर पाती है और उठने को हुई, तभी उसे कुछ भार सा महसूस हुआ। उसने नज़रें ऊपर की तो देखा कि वो अथर के बाहों में थी। वो अथर के सीने पर सर रखकर ही सो रही थी और अथर के दोनों हाथ उसकी कमर पर थे। रिधा अथर को ही निहारते बोली, ये शैतान सोते हुए कितने इनोसेंट से लगते हैं और जब जगे हुए होते हैं तब हरदम नाक पर गुस्सा चढ़ाए घूरते रहते हैं। वैसे हम यहाँ कैसे सोए? जरूर इन्होंने ही सुलाया होगा। हम तो सोफे पर सो रहे थे, लेकिन बेड पर। पहले खुद सुनाते हैं और फिर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ किया ही नहीं है। मेरी शान में तारीफ़ें करने का कोटा पूरा हो गया हो तो मेरे ऊपर से उठने की कृपा करोगी। कितनी भारी हो तुम, मेरा पूरा शरीर अकड़ गया। तुम्हें देखकर तो नहीं लगता है कि तुम इतना खाना खाती होगी। रिधा अथर के मोटी कहने पर आंखें बड़ी करते हुए, आप हमें इनडायरेक्टली मोटी कह रहे हैं? और हम किस एंगल से मोटे हैं? हमें तो सब पतली कहते हैं, यही बोलते हैं। हमें तो लगता है कि आपकी आंखें खराब हो गई हैं, इलाज करवा लीजिए वरना आगे जाकर दिक्कत होगी। अथर, तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ गई है जो मेरी आंखें कमज़ोर कह रही हो? अथर ने रिधा के लिए कपड़े मंगवा लिए थे जिसे पहनकर वो नीचे चली जाती है और दादाजी के पैर छूती है। तो दादाजी बोले, बेटा आज आपका शादी के बाद पहला दिन है, इसलिए आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म होनी है। तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? रिधा, जी दादाजी। फिर दादाजी मालती को आवाज़ देकर, मालती बेटा, आप रिधा बेटा को किचन में ले जाइए और जो चीज़ चाहिए वो दे देना। रिधा मालती जी के साथ किचन में चली गई। किचन बहुत बड़ा था और तरफ सामानों से भरा हुआ था। महज आधे घंटे में ही रिधा सारा खाना बना लेती है और सर्वेंट्स की मदद से डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। और तब तक सभी लोग खाने के लिए आ गए थे, लेकिन अथर नहीं आया था। वो ऑफिस के काम में लग गया था। अथर नीचे आया, लेकिन वो डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठकर रिधा का हाथ पकड़ता है और दादाजी को बाय बोलकर वो उनकी कोई भी बात सुने बिना ही मेंशन से निकल गया। बाहर आकर रिधा अतर का हाथ छोड़कर, ये क्या हरकत की है आपने? सब लोग क्या सोच रहे होंगे? कम से कम खाना खाकर तो चलते, ऐसे ही पकड़ कर ले आए। अतर चुप, एकदम चुप। तुम्हें मना किया है ना
कि तुम्हें उन सब से दूर रहना है, लेकिन तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है। फिर भी तुम उनसे इस तरह बात क्यों कर रही थी? दरअसल बात ये हुई थी कि जब अतर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, उस वक्त रिधा सुमित्रा जी से बात कर रही थी। ये देख अतर आग बबूला हो गया और सीधे रिधा का हाथ पकड़े बाहर ले आया। अतर को रिधा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो अतर की बातों को सीरियसली नहीं ले रही थी। रिधा, लेकिन आपकी क्या प्रॉब्लम है? अब सामने से कोई चलकर बात करेगा तो हमें जवाब तो देना ही पड़ेगा। नहीं तो वो क्या सोचती हमारे बारे में? अतर रिधा को घर छोड़कर कहीं चला गया था और रिधा घर के अंदर आ गई। ऐसे 2-3 दिन बीत गए, लेकिन अतर और रिधा एक दूसरे के करीब नहीं आए। और अब रिधा भी थोड़ी बहुत बाहर जाने लगी थी, क्योंकि वो सारा दिन घर पर रहकर बोर हो जाती थी। अतर ने भी इसकी परमिशन दे ही दी थी और आज भी वो शॉपिंग मॉल जा रही थी। अतर ने उसे यूज़ करने के लिए अपना कार्ड दे रखा था। रिधा ने अपने लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी। उसने अपने लिए साड़ियाँ और सूट वगैरह पहनने के लिए थे और वो बाहर आ गई। तभी उसे सामने गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया और वो उस ओर बढ़ गई। वो रोड क्रॉस करके उस ओर गई और वो गोलगप्पे खाने लगी। गोलगप्पे खाकर वो उसके पैसे देकर रोड क्रॉस करने लगी, क्योंकि ड्राइवर उस साइड कार लिए उसका वेट कर रहा था। रिधा बड़ी सावधानी से रोड को पार कर रही थी। तभी उसे फ़ोन आया और वो उस पर बातें करने लगी। वो बातें करने में इतनी मग्न हो गई कि उसकी नज़र सामने से आ रहे ट्रक पर नहीं गई और वो ट्रक तेज स्पीड से जाती हुई रिधा को टक्कर मार देती है और रिधा जोर से चिल्लाने की आवाज़ के साथ सड़क के बीचों बीच लहूलुहान हो गई थी। उसका एक्सीडेंट होते ही वहाँ भीड़ जमा हो गई थी और इतनी देर तक रिधा के ना आने पर ड्राइवर भी वहाँ पर आ गया था। और जैसे ही उसने रिधा को देखा, वो फटाफट किसी को फ़ोन मिलाकर इसकी खबर दे देता है। एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुला लिया गया था और एम्बुलेंस के आते ही रिधा को स्ट्रेचर पर लिटाकर तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। अथर को भी पता चल गया था। रिधा को पास के ही सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया। उसे आईसीयू वार्ड में ले जाया गया। रिधा के एक्सीडेंट की खबर अब तक अथर के पास भी पहुंच ही गई थी। उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई और वो बिना समय गंवाए अपनी मीटिंग को अधूरा छोड़कर वो सीधा कार के पास गया और गाड़ी सड़कों पर दौड़ा दी। और उसके पीछे पीछे उसका असिस्टेंट नीरज भी आ गया था, क्योंकि इस वक्त अतर अपने होश में नहीं था और उसके ऐसे अकेले जाने का फ़ायदा उसके दुश्मन भी उठा सकते थे। थोड़ी देर में अतर हॉस्पिटल पहुंच गया था। वो सीधे रिसेप्शनिस्ट पर जाकर पूछता है, अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो कौन से रूम में एडमिट है। वो रिसेप्शनिस्ट अतर को घूरने लगी थी, क्योंकि अतर कोई नॉर्मल इंसान नहीं था। उसका ऐसे अचानक हॉस्पिटल आना और किसी के बारे में पूछना उसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। अतर इससे इरिटेट होकर खुद ही वहाँ रखे कंप्यूटर से पता करके रिधा के वार्ड की ओर चला गया। उसने देखा रिधा आईसीयू वार्ड में थी। उसने झांक कर देखा, रिधा बहुत सी मशीनों से घिरी हुई थी और उसके ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो बेजान सी स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। ये देखकर अतर के अनायास ही आंसू छलक उठे। तभी पीछे से नीरज उसे दिलासा देते हुए, काम डाउन सर, मैम ठीक होंगी, आप चिंता मत कीजिए। अतर पलटकर उसके गले लग गया और बोला, आई हो वो ठीक हो, मेरी ही गलती है, मुझे उसे बाहर जाने की परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, ये जानते हुए भी कि दुश्मन मेरे खुद के ही घर वाले हैं। तुम पता करो रिधा का एक्सीडेंट किसने करवाया है, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी की सोची समझी साजिश है। अगर इसके पीछे श्वेता या नकुल का हाथ हुआ तो मैं उन्हें अब की बार छोड़ूंगा नहीं। नीरज वहाँ से इन्वेस्टिगेशन करने चला गया और अतर एकटक आईसीयू को घूरने लगा। उसे रिधा के साथ बिताए सारे मोमेंट घूम रहे थे, जैसे रिधा का अतर की कार से टकराना, रिधा का अतर के ऊपर गिरना और अतर रिधा की सुबह वाली नोक-झोंक, ये सब याद आते ही अनायास ही उसके होठ खिल उठे। उसे आश्चर्य हुआ, ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं मुझे उससे प्यार तो नहीं हो गया है। पर ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी से प्यार कैसे कर सकता हूँ।
उसने महज 25 दिनों में ही मुझे प्यार करवा दिया। बट हाउ इट इज़ पॉसिबल? तभी पीछे से आवाज़ आई, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, तुम बस एक्सेप्ट तो करो। अथर पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ दादाजी थे। उन्हें जैसे ये खबर मिली वो तुरंत दौड़ते हुए हॉस्पिटल चले आए थे। अथर, दादाजी आप यहाँ? दादाजी, हाँ बेटा, जैसे ही मुझे यह खबर मिली मैं यहाँ आ गया। वैसे मेरे पोते को प्यार हो गया। अथर, ऐसा कुछ नहीं है दादाजी। बेटा अब मान भी लो, आखिर कब तक दिलासा देते रहोगे अपने मन को? और इस वक्त बहू को भी तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। अथर, यस दादाजी, आप सही बोल रहे हो, मुझे सच में रिधा से प्यार हो गया है और ये मैं आपकी वजह से ही समझ पाया हूँ। थैंक्स अलॉट दादाजी। चलो भाई, मेरे पोते को भी समझ आ गया। बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। बस दुआ है कि बहुत सही सलामत हो। अथर दादाजी को पास रखी बेंच पर बिठा देता है। थोड़ी देर बाद आईसीयू से डॉक्टर बाहर निकले। अथर उसे रोकते हुए बोला, टेल मी डॉक्टर, मेरी बीवी कैसी है? डॉक्टर अथर को वहाँ देखकर बुरी तरह से घबरा गया था। वो डरते डरते हुए बोला, अंदर आपकी वाइफ है? अथर, मैंने क्या फ्रांस में बोला है? डॉक्टर, नो सर, वो एक्चुअल में मैम की कंडीशन क्रिटिकल है और सर से ब्लड काफ़ी बह गया है, कुछ कहा नहीं जा सकता है और अभी उनके जैसा ब्लड डोनर भी नहीं मिला है। अथर गुस्से में डॉक्टर का कॉलर पकड़ते हुए, तो तुम क्या कर रहे हो? कैसे भी करके उसे ठीक करो। मैं कुछ नहीं जानता, वो मुझे ठीक चाहिए, वरना तुम नहीं बचोगे। डॉक्टर अथर की बातों से घबरा जाता है। मैं इंतज़ाम करता हूँ सर, डोंट वरी, मैम ठीक होंगी। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और ऐसे ही कुछ समय बाद रिधा को ब्लड चढ़ाया जाता है, जिसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। काफ़ी देर दादाजी के बैठे रहने के बाद अथर ज़बरदस्ती उन्हें ड्राइवर के साथ घर भिजवा देता है और खुद भी मन ही मन रिधा के लिए दुआएं मांगने लगता है और ऐसे ही थके होने के कारण उसकी आंख लग गई। 5 घंटे बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट ओपन होता है, जिससे अथर की नींद खुलती है और वो चौंकते हुए उठता है। डॉक्टर, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा है। अगर 24 घंटे में उन्हें होश आ जाता है तो ठीक है, वरना वो कोमा में भी जा सकती हैं। हमने हमारा 100% दिया है, उसके आगे विधाता की मर्जी। अब तो उनके लिए दुआएं कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी दवाओं से ज़्यादा दुआएं काम आती हैं। शायद उनके अच्छे कर्म उन्हें बचा लें। अतर एक नर्स से अंदर जाने की परमिशन ले ली और वो रिधा के वार्ड में चला गया। उसने देखा रिधा गहरी नींद में सो रही थी। माथे पर पट्टियां बंधी हुई थी और हाथों में ड्रीप लगी हुई थी और वो बेजान सी पड़ी हुई थी। हाथ पांव पीले पड़े हुए थे। अथर पास रखी टेबल पर बैठ गया और रिधा का हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ रिधा, उठ जाओ प्लीज़, मेरे लिए, मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। यस, आई एम इन लव। मुझे यानी हार्टलेस अतर राणा को तुमसे प्यार हो गया है। बस एक बार अपनी आंखें खोल दो, फिर देखना मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कभी दूर नहीं होने दूंगा। कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी मुझे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देगी। और देखो, मुझे प्यार का एहसास भी तुम्हें खोने के बाद हुआ है। मुझे तुम्हें खोने से डर हो रहा है और मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। आई स्वेयर, जिसने भी यह किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। बस एक बार पता चल जाए। तभी अथर के पास नीरज का फ़ोन आता है। अथर फ़ोन पिक करता है। नीरज, हेलो सर, वो मुझे मैम के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ है उसका पता चल गया है। अथर, तो तुम कौन से मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे हो? जल्दी बोलो, कौन है वो? नीरज, सर इसके पीछे श्वेता मैडम का हाथ है। अथर, तुम्हें उस 2 टके की लड़की को मैम बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक काम करो, उसे हमारे पुराने अड्डे पर ले आओ, उसको तो मैं वहाँ देखूँगा। बहुत हुआ, उसने अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर दी हैं। उसकी आगे जो हालत होगी उसकी जिम्मेदार वह खुद होगी। तुम उसे वहाँ लेकर पहुँचो, मैं भी वहाँ आता हूँ। अथर बॉडीगार्ड्स को रिधा का पहरा देने का ऑर्डर देकर अपने अड्डे पर जाने के लिए निकल गया। अथर अड्डे पर पहुंचकर देखता है कि श्वेता को कुर्सी पर बांध रखा था और वो बेहोश थी। उसे देखकर अथर को बहुत गुस्सा आ रहा था और आंखों के सामने रिधा का मासूम चेहरा दिख रहा था। अथर ने पास में रखा जग लिया और उसका सारा पानी श्वेता के ऊपर उड़ेल दिया, जिससे श्वेता होश में आते हुए, कौन है, किसकी इतनी हिम्मत कि मुझ पर पानी फेंका? जैसे श्वेता अथर को देखती है, डर से कांपती हुई बोली, अथर तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
अपने आसपास देखते हुए, और ये मैं कौन सी जगह आ गई हूँ? अतर, तुम मेरे इलाके में हो और अब जो हाल तुम्हारा होगा इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती हो श्वेता। लेकिन मैंने किया क्या है? अतर, ज़्यादा भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने मेरी बीवी को मारने की कोशिश की है, जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। तुमने सोच भी कैसे लिया? तुम बहुत पछताओगी श्वेता। अतर, मैंने कुछ नहीं किया, सच में। अतर व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ, ओ रियली? झूठ किसी और को बोलना। सच्चाई सामने आने पर सब चोर यही बोलते हैं। श्वेता चिल्लाते हुए, हाँ, मैंने करवाया है उसका एक्सीडेंट, क्योंकि वो हमारे बीच का कांटा थी। वो हमारे बीच आई है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उसे मरवा कर हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती थी। मैं क्या करूँ? मैं तुमसे 2 सालों से प्यार करती हूँ। पता नहीं उस लड़की ने 2 दिनों में ऐसा कौन सा जादू कर दिया कि तुमने डायरेक्ट उससे शादी कर ली। मेरा ख्याल एक बार भी नहीं आया तुम्हें? क्यों अथर्व, क्यों? ओ जस्ट शट अप श्वेता। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है और आज भी कहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, और रिधा का एक्सीडेंट करवाकर तुमने मुझे अपनी नज़रों में और भी गिरा दिया है। अथर अपने आदमियों को आवाज़ देकर, सुनो तुम लोग, इस लड़की को इतना टॉर्चर करो कि इसकी रूह तक काँप जाए, और इसे बिल्कुल खाना पानी मत देना, और इसको यहीं बांध कर रखना जब तक ये इसकी हालत बस से बदतर ना हो जाए। आज के बाद ये कुछ भी उल्टा सीधा करने से पहले 100 बार सोचे। फिर अतर हॉस्पिटल आ गया। उसने देखा रिधा को अभी तक होश नहीं आया था। अतर गुस्से में डॉक्टर के केबिन में जाता है और डॉक्टर के पास जाकर गुस्से में उनसे बोलता है, बोलो डॉक्टर, मेरी बीवी को अभी तक होश क्यों नहीं आया? डॉक्टर, देखिए मिस्टर राणा, हमने आपको पहले ही कहा था कि हम अपना 100% दे रहे हैं। अब इसके बाद उन्हें होश नहीं आता है तो हमारा कोई कसूर नहीं है, और अभी 24 घंटे नहीं हुए हैं। आप थोड़ा सब्र करें और भगवान से प्रार्थना करो, सब अच्छा होगा। भगवान किसी को निराश नहीं करता। अतर, मुझे न सिखलाओ डॉक्टर, वो मेरी अमानत है, वो मेरे लिए जिएगी, मुझे बीच मझधार में अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। बाय द वे, उसे कुछ भी हुआ तो कसम से तुम्हारे हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा। याद रखना, वादा है अथर राणा का तुमसे। 24 घंटे पूरे होने को आए थे, लेकिन रिधा को अभी तक होश नहीं आया था। डॉक्टर लगातार उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, बस उसकी हार्ट बीट चल रही थी और वो निढाल सी बिस्तर पर लेटी थी। डॉक्टर बाहर आकर, सॉरी मिस्टर राणा, लेकिन आपकी वाइफ होश में नहीं आई और वो कोमा में चली गई है। अब तो सब रब के हवाले है। अथर रिधा के कोमा में जाने की बात सुनकर ही सुन हो जाता है और उसके पैर लड़खड़ाने लगते हैं। डॉक्टर उसे संभालते हुए, आप थोड़ा पेशेंस रखिए और उनका अच्छे से ख्याल रखिए, वो शायद जल्द ही कोमा से बाहर आ जाए। अथर अपने आप को संभालते हुए, क्या मैं उसे घर ले जा सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर जी, आप उन्हें ले जाइए, हम उनके लिए एक नर्स अपॉइंट कर देते हैं जिससे वह 24 आवर्स उनकी देखभाल कर सके। अथर रिधा को एक नर्स के साथ घर ले आता है। वो घर पर आया तो वहाँ पर दादाजी, सुमित्रा जी और नकुल वहाँ मौजूद थे। दादाजी रिधा को इस हालत में देखकर, बेचारी, इस बच्ची का क्या कसूर था जो भगवान ने उसकी इस तरह परीक्षा ली है? भगवान, मेरी बच्ची को जल्दी से ठीक कर दो। इस प्यारी सी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? ये बात वो सुमित्रा जी को सुनाते हुए कहते हैं, क्योंकि अथर ने सबको बता दिया था कि श्वेता ने रिधा को जान से मरवाने की कोशिश की थी, और उसने सबको कह दिया था कि कोई उसे श्वेता को छोड़ने पर जोर नहीं देगा। सुमित्रा जी ने तो उनको पहले ही चेतावनी दी थी कि वो अथर से पंगा न ले, लेकिन वो उस वक्त नहीं मानी, इसलिए उसे अब अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। नकुल तो वहाँ अब शांत बैठा था। उसने अब सच्चाई का रास्ता पकड़ लिया और अथर से अपने किए की माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन अथर ने उसे भी माफ़ नहीं किया था। अथर बिना किसी से बात किए नर्स को अपने पीछे आने का इशारा करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़ जाता है। अपने रूम में आकर वो रिधा को बेड पर लिटवा देता है और उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें वो नर्स से लगवा देता है, और वो नर्स को कुछ देर के लिए बाहर भेज देता है और खुद बेड पर बैठ जाता है और उसका बेजान हाथ
अपने हाथों में रखकर। जिंदगी में पहली दफ़ा किसी लड़की के लिए ये बेजान दिल धड़का था। अपने दिल पर हाथ रखकर सोचा नहीं था कि कभी मुझे प्यार होगा। इस हार्टलेस अथर राणा को प्यार होगा। और मैं भी कितना बड़ा पागल हूँ। जब तुम होश में नहीं हो तब मुझे तुमसे मोहब्बत का एहसास हुआ है और तुम्हारी मासूमियत आज भी मेरे दिल में बसी हुई है। अब तो बस तुम्हारे जगने की देर है। फिर तुम्हें कभी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने दूंगा। हम दोनों कहीं और चले जाएंगे जहाँ सिर्फ तुम और मैं ही होंगे। तीसरा चौथा कहने वाला कोई नहीं होगा और हमारे पास होगा तो सिर्फ सुकून, प्यार, मोहब्बत। तुम्हारे होश में आने के बाद तुमसे बहुत सी सुनी और अनसुनी बातें करनी है। हम और हमारा खुशहाल जीवन उस भगवान ने हमेशा मेरे साथ खेल खेला है। बचपन में जब मुझे माँ बाप की ज़रूरत थी तब उन्हें मुझसे छीन लिया, मुझे अनाथ करके छोड़ दिया। जब खेलने कूदने की उम्र थी तब कमाई का बोझ सिर पर मंड दिया। नहीं चाहते हुए भी मुझे उस दलदल में जाना पड़ा जिसका अंत मौत हो। और जब मुझे मेरा सच्चा प्यार मिला तो आपने उसे भी छीनने की कोशिश की। आखिर क्यों क्यों भगवान क्यों? मुझे अपनी इस क्यों का जवाब चाहिए। आखिर कब तक? अतहर की आंखों में आंसू आ गए थे। दादाजी बाहर खड़े होकर अतहर की सारी बातें सुन रहे थे। दरअसल वो जाने से पहले वो एक बार रिधा से मिलकर जाना चाहते थे। वो खुद को रोने से रोक नहीं पाए। उन्हें आज अतहर की बेबसी महसूस हो रही थी। वो अंदर जाते हुए अतहर से बोले, मेरा बच्चा, वो भगवान सिर्फ अच्छे लोगों का ही इम्तिहान लेता है और तुम उन्हीं में से एक हो बेटा। थोड़ा सब्र करो, आने वाला कल सुखमय होगा। अतहर गुस्से में, नहीं हूँ मैं अच्छा दादू, बुरा हूँ, बहुत बुरा। मेरी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। जिस जिस चीज़ की मैंने चाह रखी थी वह कभी मेरी नहीं हो सकी। जिसको मैंने अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा चाहा आज वो भी मेरी नहीं हो सकी। अब मुझे अपनी ये ज़िंदगी बेजान सी लगती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मुंबई का बादशाह कहे जाने वाला अतहर राणा अंदर से इस कदर बिखरा और टूटा हुआ था। लेकिन कुछ दर्द नासूर बन जाते हैं जो ज़िंदगी भर अपनी छाप छोड़ देता है। दादाजी अतहर की बातें सुनकर कुछ नहीं बोल पाते हैं और रिधा और अतहर के सिर पर हाथ फेरकर चले जाते हैं। अतहर, कोई मुझे नहीं समझ सकता है। फिर अतहर नर्स को बुलाकर खुद फ्रेश होने वहाँ से चला गया। रात के समय अतहर नर्स को पास वाले कमरे में जाने को कहता है और खुद रिधा को बैठे निहारने लगा। और ऐसे ही ना जाने वो रात के किस पहर में सो जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है लेकिन रिधा की कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं आता। 5 years later, 5 साल बाद नैनीताल उत्तराखंड, एक 2 मंजिला घर जो पहाड़ियों के बीचों बीच बना हुआ था और उसके बाहर AR लेटर्स की नेम प्लेट लगी हुई थी। उस घर के अंदर बने एक कमरे में एक लड़की मशीनों के बीच घिरी हुई थी और उसके पास में एक नर्स भी खड़ी थी। तभी गेट खोलकर एक लड़का अंदर आते बोला, क्या इसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है? उस पर वो नर्स बोली, नो सर। हाँ, लेकिन इनकी आंखों को मैंने कुछ हिलने की कोशिश करते हुए देखा है। बेड पर बेजान लेटी लड़की और कोई नहीं बल्कि रिधा ही थी और वो लड़का अतहर भी था। रिधा को कोमा में गए हुए पूरे 5 साल बीत गए थे लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था और इसी से दिनों दिन अतहर भी अपनी हिम्मत टूटती हुई महसूस कर रहा था और वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगा था। वो हर दिन रिधा की इम्प्रूवमेंट के बारे में पूछता लेकिन उसे हमेशा निराशा ही हाथ लगती। अतहर आज की रिधा की हालत के बारे में जानकर डॉक्टर को वो बुला लेता है। अतहर ने मुंबई को आज से 3 साल पहले ही छोड़ दिया था क्योंकि डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी रिधा को ऐसे खुले और शांत वातावरण में ले जाया जाए जहाँ का माहौल शांति प्रिय हो। जिसके बाद अतहर बिना किसी को बताए मुंबई छोड़कर नैनीताल आ गया था और इसी के साथ उसने अपने सारे काले चट्टे छोड़ दिए थे और अब वो अपनी एक छोटी सी कंपनी चलाता था और किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी कि अतहर आखिर रातों रात मुंबई छोड़कर कहाँ चला गया और आखिर क्यों गया और वो कहाँ पर रहता है, इसकी किसी को कुछ खबर नहीं थी। और इसी के साथ अतहर ने वहाँ से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे
और अब उसकी लाइफ में सब सेट था, बस इंतजार था तो रिधा के होश में आने का, जिसके बाद केवल अतर और रिधा होंगे और उन दोनों में प्यार होगा, बेइंतहा प्यार। लेकिन वो प्यार तो केवल अतर ही करता था, क्या रिधा अतर से प्यार कर पाएगी? अगर वो अतर को छोड़कर चली गई तो तब अतर कहाँ जाएगा? अतर अपने आप में ही ये बातें सोचकर सिहर उठता था, लेकिन सही मायने में उसे अब अपनी जिंदगी जीने का मकसद नजर आ रहा था, क्योंकि रिधा ने उसे जीने की वजह जो दे दी थी, उसे अपने प्यार का एहसास कराकर। थोड़ी ही देर में डॉक्टर अतर के घर पहुंच गए। उन्होंने अच्छे से रिधा को ऑब्जर्व किया और उसको चेक किया। डॉक्टर्स ने कुछ देर तक रिधा को चेक किया, फिर वो अतर की तरफ मुड़कर बोले, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर राणा, इनकी कंडीशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुए हैं और इन्होंने अपनी पलकें झपकाई हैं। ये सारे सिम्टम्स पॉजिटिविटी की ओर इशारा करते हैं। आप बेफिक्र रहें, अब ये बहुत ही जल्द होश में आ जाएंगी और पहले की तरह ही चल फिर सकेंगी। अतर, लेकिन डॉक्टर कब तक? आज 5 साल हो चुके हैं, कब तक इंतजार शब्द सुनना पड़ेगा? डॉक्टर अतर को शांत कराते हुए, जहां आपने पूरे 5 सालों से इंतजार किया है, वहां आप महज 2-3 दिन का भी इंतजार नहीं कर सकते हैं? डॉक्टर की बात सुनकर अतर काफ़ी हद तक शांत हो जाता है और डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। फिर अतर नर्स को कुछ समय के लिए बाहर भेज देता है और हमेशा की तरह रिधा के पास बैठकर वो उससे बातें करने लगा। एक हाथ से उसने रिधा के हाथ को पकड़ा हुआ था और दूसरा वो उसके माथे पर फिरा रहा था। अतर का ये रोज का काम था। अतर रिधा के पास बैठकर घंटों बतियाता रहता था। रिधा तो कुछ बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसे देख ऐसा लगता मानो वो कुछ समझने की कोशिश करती हो। शायद वो भी 5 साल बिस्तर पर लेटी रहकर ऊब चुकी हो। रिधा को खाना पानी एक पतली सी नलकी के माध्यम से दिया जाता था और नर्स हमेशा उसके पास रहती थी, वरना ज़्यादातर अतर तो अपने कामों में बिजी रहता था। आज संडे था, इसलिए वो फ्री था और वो फ्री समय में अपना सारा वक्त रिधा के साथ गुजारता था। ऐसे ही 4-5 दिन बीत जाते हैं। एक रोज़ अतर घर से बाहर गया हुआ था। घर पर रिधा के साथ सिर्फ नर्स ही मौजूद थी। वो नर्स गहरी नींद में सो रही थी, जो सोफे पर बैठी बैठी ही सो गई थी। वहीं बेड पर लेटी रिधा के शरीर में हलचल होने लगी और वो अपने हाथ पैर हिलाने लगी, जिससे पास में रखी कुछ चीज़ें गिर गई, जिसकी आवाज़ से नर्स होश में आती है और इधर उधर देखने लगती है। वो जब रिधा की ओर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि रिधा ने अपनी आंखें खोल दी थी। ये देख नर्स जल्दी से रिधा के पास जाकर उसे संभालने लगी और अतर को कॉल करने लगी, लेकिन अतर ने 3-4 बार लगाने पर भी फ़ोन नहीं उठाया। तब नर्स डॉक्टर को फ़ोन करके जल्दी से घर आने को बोल देती है। डॉक्टर भी 10-15 मिनट में वहां पहुंच जाते हैं और रिधा को चेक करने लगे। वहीं अतर जब फ्री हुआ तो अपने मोबाइल को देखा तो उसमें नर्स के बहुत सारे कॉल्स आए हुए थे। वो सोच में पड़ गया और नर्स को फ़ोन मिलाता है तो नर्स फ़ोन उठा लेती है और बोलती है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, रिधा मैम इज़ आउट ऑफ कोमा। अतर तो ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता। वो दोबारा पूछता है, व्हाट, क्या सच में? नर्स, जी सर, आप जल्दी से आ जाइए, मैंने डॉक्टर को बुला लिया है। अतर हाँ बोलकर बिना देरी के वहाँ से फटाफट निकल गया और जितना हो सके उतना तेज गाड़ी को भगाने लगा। थोड़ी ही देर में वो अपने घर पहुँच गया और भागते हुए रिधा के रूम में पहुँचता है। वो देखता है इस वक्त रिधा बिना मशीनों के बिस्तर पर बैठी हुई थी और डॉक्टर से हंसते हुए बातें कर रही थी। अतर तो इतने सालों बाद रिधा को मुस्कुराते हुए देखकर उसकी निश्चित मुस्कान में ही खो जाता है। वो अंदर आता है तो डॉक्टर वहाँ से साइड हट जाता है तो अतर रिधा के पास बैठ जाता है और अपने हाथ उसके माथे पर रखकर बोला, अब कैसा लग रहा है? रिधा अतर को देखने लगी, क्योंकि इतने सालों में उसने अपना हुलिया बदल लिया था। उसने अपने बाल बढ़ा लिए थे, जिससे उसे पीछे की साइड चोटी करनी पड़ती थी, और उसने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी और पहाड़ों के बीच रहने से उसके चेहरे पर निखार आ गया था। रिधा को खोया देख अतर बोला, क्या हुआ? मैं ही हूँ, तुम्हारा पति, भूल तो नहीं गई मुझे? रिधा जल्दी से अपनी मुंडी ना में हिलाकर, नहीं नहीं, हमें याद है कि आप ही हमारे पति हैं। बस आपको इस लुक में देखकर थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन अब यकीन हो गया है, आप ही हैं। अतर, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है?
मैं तो अब भी वैसा ही दिखता हूँ। तो रिधा अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए, आप बहुत बदल गए हो। मुझे तो पहले वाले ही अथर राणा अच्छे लगते थे, ये वाले नहीं। अथर, लेकिन मुझे क्या हुआ है? कहीं कोमा में रहने के कारण तुम्हारी आंखें तो खराब नहीं हो गई हैं? इसी बीच इन दोनों की ये मिनी फाइट नर्स और डॉक्टर एंजॉय कर रहे थे और मंद मंद हंस रहे थे। रिधा, आप सच में बड़े बड़े बालों और इन बड़ी दाढ़ी में ब्यूटी एंड द बीस्ट स्टोरी वाले राक्षस राजकुमार लग रहे हो। इससे अच्छा आप पहले ही वाले लुक में लगते थे। अथर अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर स्तंभ रह गया। उसने सोचा नहीं था कि रिधा इस तरीके से बातें करेगी। वहीं रिधा के मुंह से अथर की तारीफें सुनकर वो दोनों ही अपनी हंसी रोक नहीं पाते हैं और जोर जोर से हंसने लगे। वहीं अथर गुस्से में उन्हें घूरने लगा, जिसके डर से वो दोनों ही शांत हो गए। डॉक्टर जाते हुए अथर से बोले, ध्यान रखे ये आज ज़्यादा न बोले, वरना ये इनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करेगा। मैं चलता हूँ। फिर अथर नर्स को भी वहाँ से भेज देता है और खुद रिधा की ओर बढ़ते हुए बोला, और बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? रिधा अथर के इस तरह अपनी ओर आते देख हड़बड़ा जाती है और पीछे की ओर खिसकने लगती है। अथर भी उसके पास जाने लगता है। रिधा पीछे पीछे आते हुए अचानक से रुक जाती है, क्योंकि उसके पीछे दीवार आ गई थी, जिसके कारण वो आगे पीछे नहीं हो पा रही थी। अब तक अथर भी उसके करीब आ चुका था। उसने अपने दोनों हाथों से अथर के आजू बाजू अपने हाथ रख लिए थे। अब रिधा के पास जाने की न मात्र भी गुंजाइश नहीं थी। अथर अपना चेहरा रिधा के चेहरे के एकदम करीब ले जाता है, जिसे देखकर रिधा, ये आप क्या कर रहे हैं? अथर अपनी दाढ़ी रिधा के गालों पर चलाने लगता है। रिधा ने अपनी आंखें डर से बंद कर ली थी। रिधा को अथर के ऐसा करने पर गुदगुदी होने लगती है। वो अपनी आंखें खोल कर देखती है। रिधा अथर को रोकते हुए, आप रुक जाइए, हमें गुदगुदी हो रही है। अथर, लेकिन मुझे तो अच्छा लग रहा है ना। फिर अथर उसे छोड़ देता है। रिधा वहाँ से बालकनी में चली जाती है। अथर भी उसके पीछे पीछे बालकनी में आ जाता है। बालकनी से बाहर का व्यू बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली और हरे भरे मैदान और पास में ही बहती नदी की कलकल बहती आवाज़ें और सुख और शांति से भरा माहौल। रिधा अपनी आंखें बंद करके उन्हें महसूस करने लगी और अथर से बोली, वाओ कितना ब्यूटीफुल है ना ये सब। अथर, हाँ, पर तुमसे कब? उसके ऐसे कहने पर रिधा आंखें खोले उसे ही देखने लगी। अथर, वैसे तुम्हें ये सब पसंद आया? रिधा एक्साइटेड होकर, हाँ बहुत 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 ज़्यादा। हमारा बस चले तो हम ताउम्र जिंदगी यहीं गुजारे, इन पहाड़ों के बीच में। अथर, तो समझो अब हम यहीं रहेंगे। रिधा, सच्ची? अथर, मुच्ची। ओ इथर रिधा को अपने गले से लगा लेता है और रिधा भी बिना किसी शिकायत के अथर की कमर पर अपने हाथ लपेट देती है। दोनों ही एक दूसरे के खामोशी से गले हुए लगे थे। शायद दोनों ही इतने सालों की दूरी को महसूस करके एक दूसरे में सिमटने की कोशिश कर रहे थे। चांद भी शायद उनके मिलन की खुशी की गवाही देने आ गया था और वो दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे में भी खोए हुए थे। अगली सुबह अथर और रिधा दोनों की ही नींद देरी से खुली। दोनों ही आंखें मलते हुए उठे और उन दोनों के फेस पर भीनी भीनी मुस्कान बिखरी हुई थी। अथर वैसे भी 2-3 दिन तक कहीं नहीं जाने वाला था। वो ये 2-3 दिन सिर्फ रिधा के साथ बिताना चाहता था और रिधा को महसूस करना चाहता था। अथर फ्रेश होकर नाश्ता बनाने चला गया था, क्योंकि यहाँ आने के बाद उसने किसी मेड को नहीं रखा, बल्कि खुद अपना खाना बनाकर खाता था। उसने अपने और रिधा का नाश्ता तैयार करके ऊपर कमरे में ले आया और टेबल पर रख दिया। अब तक रिधा भी फ्रेश होकर आ चुकी थी और बेड पर बैठी थी। आज सारा नाश्ता रिधा की पसंद का ही था, जैसे बटर सैंडविच, पोहा और चीज़ रोल वगैरह। और इन सब के साथ अथर ने रिधा की फेवरेट अदरक वाली चाय बनाई थी। रिधा को तो इतनी सारी चीज़ें देखकर मुंह में पानी आने लगा था और उसकी दोगुनी भूख बढ़ गई थी और वह बिना रुके खाने लगी। यहाँ तक कि उसने अथर से भी पूछना गवारा नहीं समझा और रिधा मस्त मौला होकर खाने लगी थी। अथर ने अपना गला खंगारा। तब रिधा ने अपनी नजरें उठाकर देखा
तो रिधा असमंजस में उसे देखने लगी और फिर उसे याद आया कि उसने अथर से तो खाने को पूछा ही नहीं है। उसने फिर से खाना लिया और अब की बार वो खुद ना खाकर अथर की तरफ अपने हाथ बढ़ा दिए। तो अथर भी बिना ना नुकुर करे खा लेता है, लेकिन वो जानबूझकर उसकी उंगलियों को बाइट कर लेता है, जिससे रिधा को दर्द हुआ और वो गुस्से से बोली, ये क्या किया आपने? देखो मेरी उंगली काट दी। रिधा ने देखा अथर उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा रहा था। रिधा, ये देखिए जरा, मुझे दर्द हो रहा है और आप हंस क्यों रहे हो? क्या हमने कोई जोक मारा है? हमने कुछ पूछा है आपसे? तो अथर, वो तुम अकेली ही जा रही थी और मुझे फुल्ली इग्नोर कर रही थी और तुम्हें पता है मुझे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। रिधा, हाँ हाँ हाँ, हमें पता है आप द ग्रेटेस्ट अथर राणा है। हमारे आपको खाने पर आपका ईगो हर्ट हो गया। सो सैड। अथर, तुम्हें कुछ ज़्यादा छूट नहीं मिल गई है जो मुझसे ही जवाब लड़ाने लगी हो? लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। रिधा, नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बात बदलते हुए, वैसे खाना बहुत ही टेस्टी था। आपने बनाया है क्या? आपको तो खाना बनाना आता ही नहीं था, फिर आपने ये कैसे बना लिया? तो अथर उसे घूरते हुए, मेरे अलावा तुम्हें यहाँ कोई दिख रहा है क्या? ऑफ कोर्स खाना मैंने ही बनाया है। रिधा, आप सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाते हैं। हमारे लिए तो अच्छा ही है, हम इस काम से तो फ्री रहेंगे। अथर, और ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं तो सिर्फ आज ही बनाया हूँ, अब से तुम ही बनाओगी, तो किसी भी भ्रम में ना रहना। अब वैसे भी तुम ठीक हो गई हो। अगले दिन अथर रिधा को तैयार होने का बोलता है, तो रिधा बोलती है, हम कहीं जा रहे हैं क्या? अथर, हाँ, हम घूमने जा रहे हैं। रिधा घूमने जाने के नाम से बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि रिधा को शुरू से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। वह नई नई जगह एक्सप्लोर करे और ऐसे ही वह अपनी लाइफ में अलग अलग संस्कृतियों को देखे। जब अथर ने उसे बाहर घूमने जाने का बोला तो रिधा बहुत ही खुश हो गई, वरना तो वो बचपन से ही वह अपनी चाची के ताने सुनते हुए ही बड़ी हुई थी। वरना तो उसकी चाची उसे बाजार भी अकेले ही नहीं जाने देती थी। वहीं आज उसकी लाइफ इन सब से हटकर हो गई थी, जहां उसके पास खुद से भी ज़्यादा चाहने वाला हमसफ़र है, जो उसकी हर ख्वाहिश को सिर आंखों पर रखकर पूरा कर रहा है। सच में वो आज अपने आप को दुनिया की सबसे लकी इंसान समझ रही थी और ये सब सोचते हुए उसे अनायास ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिधा की आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। ये देख अथर ने कहा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अगर तुम्हें आज नहीं जाना तो कभी और चलेंगे। रिधा, शांत हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ये तो खुशी के आंसू है। और हाँ, हम आज ही घूमने जाएंगे, समझे आप? अथर, ओके बाबा, अब चलें। इसके बाद वो दोनों ही घूमने के लिए निकल गए। दोनों सुबह से शाम तक घूमने में बिताया। उन्होंने नैनी झील के अंदर बोटिंग भी की और स्केटिंग भी की और दोनों ने बैलून सवारी भी की थी। दोनों ही बहुत खुश थे। रिधा तो आसमान में उड़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी। इतना सब कुछ करने का ये उसका पहला एक्सपीरियंस था। उन्होंने पहाड़ों की चढ़ाई की और वहाँ पर भी खूब एंजॉय किया। शाम के समय भूख लगने पर अथर ने पास के ही बने ढाबे में खाना खाया और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर खड़े होकर सनसेट का व्यू देखने लगा। वहाँ का नज़ारा सच में दिल को लुभावने वाला था। पहाड़ पर होने की वजह से वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उन दोनों को ही ठंड लग रही थी, जो सब टूरिस्टों के सिरन पैदा कर रही थी। रिधा और अथर के जैसे ही वहाँ पर कई कपल्स इस ब्यूटीफुल व्यू को देखने आए थे। वहाँ काफ़ी भीड़ थी, शायद ये कपल्स के लिए ही बनाया गया था। पहाड़ों के नीचे से झील का दृश्य भी दिख रहा था। इतनी दूरी पर दिखने से वह बहुत छोटी लग रही थी। रिधा और अथर ने अपने 5 सालों की दूरी को इन यादगार सफ़र के दौरान पूरा कर लिया था। दोनों ने ही एक दूसरे के साथ अच्छे पल गुजारे और ये यादगार पल वो हमेशा अपने साथ संजो कर रखने वाले थे। जहाँ वे दोनों और उनके साथ उनका सुकून था। दोनों ने एक साथ बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाए और एक दूसरे के साथ अपनी कंपनी एंजॉय करी। ऐसे ही रात हो गई थी और
अथर ने अपने सोने के लिए टेंट लगा लिया था, क्योंकि आज वो वहीं सोने वाले थे और दोनों ही एक दूसरे के आगोश में सो गए। अगले दिन सुबह सुबह ही अथर और रिधा वहाँ से निकल चुके थे और कार से अपने घर की ओर जा रहे थे। हल्की हल्की धुंध चारों ओर फैली हुई थी और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। रिधा को ऐसा मौसम बहुत ही ज़्यादा पसंद था और अब तो उसको ऐसा नज़ारा रोज़ देखने को मिलने वाला था। दोनों ही घर पहुंचकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लगे थे। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दोनों ही एक दूसरे का साथ पाकर जिंदगी में बहुत ही खुश थे। एक रोज़ शाम का वक्त था। रिधा सोफे पर लेटी हुई थी और घर में अकेली। उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी और उसका मन बेचैन था। उसे रह रहकर अथर का ख्याल आ रहा था। बुरे ख्यालों ने उसे अंदर तक घेर लिया था। धीरे धीरे शाम गहराने लगी थी और रिधा का मन और अधिक विचलित होने लगा था और रिधा की बेचैनी भी बढ़ते समय के साथ और भी अधिक हो रही थी। उसका जी मचलने लगा और उसे उल्टियाँ आने लगी। वो जल्दी से वॉशरूम में गई और ढेर सारी उल्टियाँ हो गई थी उसको। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा था। बहुत ज़्यादा थकावट भी हो रही थी और उसे चक्कर आने लगे। तो वो दीवार के सहारे अपने हाथ रखे रखे धीरे धीरे करके वहाँ से रूम में आ गई। रूम में आते ही उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ, जिससे रिधा को थोड़ी उम्मीद मिली। उसने देखा अथर का फ़ोन आ रहा था। वहाँ से जो बोला गया उसे सुनकर रिधा के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और वो अपनी परवाह किए बिना ही वहाँ से भागी चली गई। दरअसल फ़ोन पर कोई दूसरा आदमी था, जिसने रिधा से पूछा कि वो अथर की क्या लगती है। उसके बाद उसने बताया कि अथर इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सुनकर रिधा की जान निकल गई। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उस आदमी ने बोला कि अथर का एक्सीडेंट हो गया है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इतना सुनते ही रिधा के हाथ से फ़ोन गिरकर छूट गया और वो तेज़ी से वहाँ से निकल गई। रिधा हॉस्पिटल पहुँचकर रिसेप्शन पर अथर का वार्ड रूम पहुँचती है। उसके बाद वो सीधा ऊपर जाकर अथर का रूम ढूंढने लगी, पर इन सब चक्कर में उसने अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था और वो अपनी बेचैनी में चलते खाना भी नहीं खाई थी और सुबह से ही भूखी थी। अचानक ही रिधा की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। आधे घंटे बाद रिधा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने आप को हॉस्पिटल बेड पर लेटा हुआ पाया, पर फिर उसे अथर का ख्याल आया और वो बेड पर से उठने लगी। तभी उसे कोई डोर ओपन करके अंदर आते हुए बोला, ये तुम क्या कर रही हो? डॉक्टर ने तुम्हें आपसे प्रॉपर रेस्ट करने को बोला है। कहाँ जा रही थी तुम और तुम यहाँ से कहाँ पर जा रही थी? रिधा ने देखा सामने अथर खड़ा था। वो जल्दी से दौड़ते हुए गई और अथर के गले से लिपट गई और उसका चेहरा छूते बोली, आप ठीक तो हो ना? आपको पता भी है हम कितना डर गए थे आपके बारे में सुनकर, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी तो अथर उसे चुप कराते बोला, स्टॉप क्राइंग बेबी गर्ल, तुम रोती ही बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। अपने आंसू पोंछो, एकदम बंदरिया जैसी लगती हो तुम। अथर के मुंह से ऐसा सुनकर रिधा गुस्सा हो जाती है और अथर को मुक्का मारने लगती है। अथर के पीछे खड़े डॉक्टर भी उनकी केमिस्ट्री को देखने के बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं और उन्हें देखकर उसके मुंह से यही निकला, बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। अथर, रिधा से तुम्हारे लिए इतना देर खड़ा रहना सही नहीं है, तुम आराम करो। और अपनी गोद में उठाकर रिधा को बेड पर बिठा देता है। इन सब से परेशान होकर रिधा बोली, लेकिन हमें हुआ क्या है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप इस तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? तो अथर, तुम्हें सच में नहीं पता है? रिधा ना समझी से, नहीं तो अथर सीरियस होकर, हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम मम्मी और मैं पापा बनने वाला हूँ, यू आर प्रेग्नेंट रिधा। रिधा अथर के मुंह से ये सब सुनकर आश्चर्य में पड़ गई। वो अथर से बोली, सच में? अथर, यस, तुम सच में माँ बनने वाली हो। रिधा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अथर को अपने गले से लगा लेती है। हमें तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ईश्वर ने इतनी बड़ी खुशी हमारी झोली में भर दी। अथर, एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तुम लड़कियां जब देखो तब आंसू बहाने को रेडी रहती हो। क्या तुम लोगों के आंसू हमेशा ही बहते रहते हैं? तुम लोगों के अंदर ऑटोमेटिक रोने की मशीन फिट है क्या? हर बात पर रोने लग जाती हो, समझ में ही नहीं आता
कब किस बात पर रोने लग जाती हो। रिधा, ये तो खुशी के आंसू है, आप नहीं समझ सकते हो, समझे। अब चले यहाँ से, हमें बहुत ही अनईजी सा फील हो रहा है। जिसके बाद अतः रिधा को घर ले आता है और इसी तरह महीनों गुजर जाते हैं। इस दौरान अतः ने रिधा का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा था। वो रिधा की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करा था, चाहे वो आधी रात को आइसक्रीम खिलाना हो या कोई दूसरी चीज़ हो। और अतः ने इस दौरान ऑफिस का काम भी घर से ही शुरू कर दिया था, क्योंकि वो रिधा को बिल्कुल भी अकेला छोड़ने नहीं देना चाहता था। ऐसे ही एक रात अतः और रिधा बिस्तर पर सो रहे थे, तभी रिधा को बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वो दर्द से तड़पने लगी। उसकी आवाज़ से अतः की भी नींद खुल गई थी। उसने देखा रिधा दर्द से तड़प रही थी। उसने रिधा को गोद में उठाया और उसे कार में बिठाकर कार हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। हॉस्पिटल पहुंचकर रिधा को डॉक्टर्स ने तुरंत ही एडमिट कर लिया गया और उसका प्रोसेस शुरू कर दिया। वहीं बाहर अतः बेचैनी से इधर उधर घूम रहा था। उसे रिधा की बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही थी। थोड़ी ही देर में एक नर्स बच्ची को हाथ में लेकर आते बोली, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपकी बेटी हुई है। और बच्ची को अतः की गोद में पकड़ा दिया। अपनी बच्ची को देखते हुए अतः की आंखों में आंसू आ गए। फिर अतः ने अपने जेब से नोटों की गड्डियाँ निकालकर नर्स को खुशी से देते हुए कहा, सभी को मिठाई खिलाने को कहो। 2 दिन बाद रिधा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई और वो अतः और अपनी बच्ची के साथ अपने घर आ गई और उन्होंने अपनी बच्ची का नाम रिवांशी रखा था और खुशी खुशी अपना जीवन गुजारने लगी। और अब उनकी खुशी में उनकी बेटी रिवांशी भी शामिल थी। दोनों इसी तरह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की अन्य कहानियाँ देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई प्यार भरी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।